दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है वेस्टर्न वर्जीनिया में मौजूद एक जंगल से। यहाँ पर हमें रिच और हैली दिखाए जाते हैं जो कि क्लाइंबिंग कर रहे थे और बस अपनी मंजिल के करीब पहुँचने ही वाले थे कि चंद मिनटों में रिच ऊपर पहुँच जाता है और वहाँ उसे गंदे पानी की नदी दिखाई देती है। इसे इग्नोर कर वह हैली को भी ऊपर आने के लिए कहता है, लेकिन तभी हैली का पाँव चढ़ते चढ़ते फिसल जाता है और हैली हवा में झूलने लगती है, पर हैली हिम्मत नहीं हारती और खुद को बैलेंस कर दोबारा चढ़ने की कोशिश करने लगती है। और जब हैली रिच को मदद के लिए बुलाती है तो रिच ना ही उसे सामने दिखता है और ना ही उसकी कोई आवाज हैली तक पहुंचती है। यह देखकर हैली काफी परेशान होती है और तभी उसके ऊपर कुछ खून की बूंदें टपकती हैं, जिसे देखकर हैली हैरान रह जाती है और जैसे ही नजर उठाकर ऊपर देखती है तो कोई रिच को नीचे की तरफ धक्का दे देता है और रिच नीचे आकर दम तोड़ देता है। अब बारी थी हैली की, जिसे यह शख्स ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है, पर हैली इस खतरे को महसूस कर ऊपर जाने से पहले ही रस्सी काट देती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है, पर अफसोस वह भी अपना बैलेंस खो बैठती है और नीचे रिच की डेड बॉडी के पीस आकर गिर जाते हैं। रिच को जख्मी हालत में देख हैली रोना शुरू कर देती है और इसी बीच उसे पहाड़ी से कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती है। यह देख हैली अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागती है कि तभी उसका पैर रास्ते में बिछे एक नुकीले तार में फंस जाता है, जिसके बाद एक खूनी इसे भी घसीटा हुआ ले जाता है और भी मारी जाती है। न्यूज चैनल में कार गायब होने की खबर आग की तरह फैल रही थी और हर कोई परेशान था कि यह कार कहां गायब हो रही है। इस वारदात को देखते हुए कुछ लोग तो समझ बैठे थे कि यहाँ पर भूत प्रेत का साया है और तभी सीन शिफ्ट होता है इस खौफनाक रास्ते पर जहाँ से एक कार गुजर रही थी। इस शख्स का नाम था क्रिस, जो कि इंटरव्यू देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे सड़क पर इतना ट्रैफिक मिलता है कि उसे काफी देर हो जाती है। यह देखकर क्रिस कार से उतरकर आगे वाले ड्राइवर से इस जाम की वजह पूछता है। यह ड्राइवर बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर पर एक केमिकल ट्रक पलट गया है, इसलिए यह जाम हटने में काफी टाइम लगेगा। यह सुनकर क्रिस काफी परेशान होने लगता है, अब क्योंकि उसे इंटरव्यू देने टाइम पर जाना था, इसलिए वह अपनी कार को वापस पीछे मोड़ लेता है और कंपनी में कॉल कर अपने लेट होने की इत्तिला देता है, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब किसी भी तरह क्रिस कॉल कर कंपनी को इंफॉर्मेशन स्टेशन दिखता है। जब क्रिस गैस स्टेशन के पास जाता है तो उसे रास्ते में बहुत सी गाड़ियां खड़ी मिलती हैं, जिनका कोई ड्राइवर नहीं था। गैस स्टेशन पर पहुंचने के बाद उसे वहां एक बीमार बूढ़ा आदमी मिलता है। यहाँ मौजूद फोन से वह कंपनी को कॉल करता है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से वह उन्हें इंफॉर्मेशन कच्चा रास्ता मिल जाता है और फिर क्रिस इस कच्चे रास्ते के बारे में इस आदमी से भी मालूमात करता है। यह आदमी भी क्रिस को सही रास्ता बता देता है और वहां गाड़ी से पहुंचने की एडवाइस देता है और फिर क्रिस कार में बैठकर यहां से रवाना हो जाता है। घने जंगलों को पार करते हुए क्रिस आगे बढ़ता है और बीच रास्ते में इसे एक शॉर्टकट रास्ते का बोर्ड दिखता है। यह देखकर पहले तो क्रिस सोच विचार करता है, लेकिन फिर इस कच्चे रास्ते पर वह चल देता है। आगे जाते ही इसे एक हिरन मरा हुआ सड़क पर मिलता है। देखने के चक्कर में क्रिस की गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा जाती है और दोनों का ही एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन क्रिस अभी भी सही सलामत था। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर इस गाड़ी का मालिक यहाँ आ जाता है। क्रिस अपनी गाड़ी के चलते इनसे माफी मांगता है और टूट फूट के पैसे देने के लिए भी कहता है। क्रिस इनसे पूछता है कि आखिर तुमने इस गाड़ी को बीच सड़क पर क्यों खड़ा किया था। फ्रेंड्स इन कहती है कि सड़क पर किसी ने लोहे की नुकीली तार बिछा दिए थे, जिस वजह से उनकी कार का टायर पंक्चर हो गया। फ्रेंड्स इनकी एक दोस्त गैस स्टेशन जाकर कॉल करने के लिए कहती है, पर क्रिस मना कर देता है और यह सब पैदल ही जाने लगते हैं। लेकिन इवान और फ्रेंड्स यही कार के पास रुकते हैं।
ताकि इसकी देखभाल कर सकें। आगे जाकर इन सबको एक मरा हुआ नेवला दिखाई देता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पास से ही किसी ने इसे फाड़कर फेंक दिया था। वहीं थोड़ी दूरी पर इन्हें कार के टायर जलते हुए नजर आते हैं। यह देखकर क्रिस समझ जाता है कि यह जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह इन सब को अपने साथ आगे ले जाता है। और अब सीन शिफ्ट होता है इवान और फ्रेंड्स इन पर। यहाँ इवान को झाड़ियों में कुछ हलचल महसूस होती है, इसलिए वो उसे देखने के लिए चल देता है। लेकिन जब फ्रेंड्स इन इवान को अपने पास नहीं देखती है तो काफी परेशान हो जाती है। फिर शाम होने को आ जाती है, लेकिन इवान अब तक नहीं आया था, इसलिए वह खुद का से उतरकर इन झाड़ियों में उसे ढूंढने चल देती है। आगे चलकर उसे इवान का एक जूता मिलता है और वहीं थोड़ी दूर पर इवान का कटा हुआ एक कान भी पड़ा था। यह सब देखकर फ्रेसिन काफी डर जाती है और रोने लगती है। इसकी आवाज सुनकर वह दरिंदा यहाँ भी आ जाता है और फ्रेंड्स इनको मार डालता है। इधर यह चारों काफी दूर पहुंच चुके थे और तभी इन्हें घर नजर आता है, जिसे देखकर यह सभी काफी खुश होते हैं और मदद के लिए अंदर चले जाते हैं। इस घर में कोई भी नहीं था। जब यह डाइनिंग टेबल पर नजर घुमाते हैं तो इन्हें बासी सड़ा हुआ खाना मिलता है, जिसे देखकर यह साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ सालों से कोई भी नहीं रह रहा था। पास में ही इन्हें बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां मिलती हैं। जैसे ही यह लोग फ्रिज खोलते हैं तो यह बिल्कुल दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने इंसानों के पार्ट्स बोतल में रखे हुए थे। वहीं पास में इन्हें वही कांटेदार लोहे का तार भी मिलता है जो कि सड़क पर बिछा हुआ था और इनका टायर जिसकी वजह से फट गया था। यह सब देखकर इन्हें यहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है और यह सब तुरंत ही यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बाहर खिड़की से इन्हें कार के आने की आवाज सुनाई देती है और यह देखते हैं कि एक कार इसी घर की तरफ आ रही थी। ये चारों घर के पिछले रास्ते से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन पिछला रास्ता बंद था, इसलिए यह घर से बाहर नहीं जा पाते। यह खूनी घर के अंदर आता है और फ्रेंड्स इनकी लाश को जमीन पर फेंक देता है। यह चारों भी छुपकर यह सब देख रहे थे। यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन आदमखोर थे, जो कि फ्रेंड्स इनकी लाश को उठाकर एक टेबल पर पटक देते हैं और फिर अपने औजार निकालकर इसे काटना शुरू कर देते हैं। एक खौफनाक मंजर देख जैसी काफी डर जाती है और वह चीखने लगती है, लेकिन स्कॉट इसे शांत कराने के लिए इसके मुंह पर हाथ रख देता है। इस लाश को खाने के बाद ये तीनों आदमखोर आराम से गहरी नींद में सो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर यह सब भी दबे पांव यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन इनकी हलचल से आदमखोर की आंख खुल जाती है और वह इन्हें देख लेता है। इससे पहले कि वो इन्हें मारता, यह सब घर से बाहर भाग जाते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। अब आदमखोर भी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए थे, लेकिन क्रिस देखता है कि इनकी कार खाली है, इसलिए ये इनकी कार चुराने का प्लान बनाता है और इनका ध्यान भटकाने के लिए खुद इनके सामने आ जाता है। लेकिन एक आदमखोर इसको शूट कर देता है और गोली सीधा इसके पैर में जा लगती है। क्रिस के 3 साथी भी ये देख रहे थे। इनमें से स्कॉट जंगल में भागने लगता है, लेकिन फिर इस खाली ट्रक को देखकर इसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। इसी बीच आदमखोर स्कट पर निशाना साधते हैं और तीर सीधा इसके दिल के आर पार हो जाता है। इधर ये तीनों ट्रक लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर इनका ये ट्रक भी इनका साथ छोड़ देता है और कीचड़ में फंस जाता है। यह देख तीनों इस ट्रक को यहीं छोड़कर खुद आगे बढ़ने लगते हैं। देखते ही देखते शाम हो गई थी। अब आदमखोर इन तीनों को अपना शिकार बनाने की फिराक में थे। थोड़ी दूर चलने पर यह लोग काफी थक जाते हैं, इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए यह यहीं रुक जाते हैं। तभी कारी इन्हें ऊपर की तरफ इशारा करती है और जब यह देखते हैं तो वहाँ पर एक वॉच टावर था, जिसे देखकर ये तीनों
काफी खुश होते हैं और इस पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पहुँचने के बाद इन्हें यहाँ कोई भी नहीं मिलता। तभी जैसे कि नजर एक फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है, जिसकी मदद से वो क्रिस को ट्रीटमेंट देती है। इधर कार्ली को एक रेडियो मिलता है, जिसे ऑन करके वह हेल्प मांगती है, पर कार्ली को कोई भी जवाब नहीं मिलता। इसी बीच क्रिस को नीचे से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है और यह देखता है कि 3 आदमखोर नीचे हैं और फिर वह इस टावर पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। इन्हें रोकने के लिए यह लोग यहाँ पड़े सामान को मेन डोर पर लगाना शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद यह आदमखोर यहाँ से चले जाते हैं। कार्ली फिर से रेडियो से मदद मांगती है, पर तभी यह आदमखोर रेडियो के वायर को तोड़ देते हैं और इस टावर को भी आग लगा देते हैं। आग को देखकर कार्ली इस टावर की को तोड़ डालती है ताकि यह सभी यहाँ से कूदकर अपनी जान बचा सके। एक एक करके यह तीनों पेड़ पर कूद जाते हैं और यह तीनों आदमखोर भी इनको पेड़ पर कूदता देख लेते हैं, इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़ने के दौरान एक नरभक्षी कार्ली के पास आ जाता है और अपनी कुल्हाड़ी से कार्ली के मुंह पर वार कर उसके मुंह के 2 टुकड़े कर देता है और कार्ली भी मारी जाती है। क्रिस को इस मुश्किल वक्त में एक पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिससे हेल्प लेने के लिए वो उनकी तरफ दौड़ने लगता है और आगे जाकर कार को रोक लेता है। लेकिन इससे पहले कि क्रिस इसे कुछ बता पाता है, एक आदमखोर इस पुलिस वाले की आंख में तीर मार देता है और फिर क्रिस की तरफ बढ़ने लगता है। आदमखोर को आता हुआ देखकर क्रिस कार के नीचे छुप जाता है। यह आदमखोर भी बड़ा शातिर था। यह क्रिस को कार के नीचे देखने लगता है, पर वहाँ इसे क्रिस नजर नहीं आता। यह चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे क्रिस कहीं नहीं मिलता और फिर यह अपने घर चला जाता है। यहाँ इन आदमखोर ने जेसी को बांध रखा था। जैसे ही ये मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही क्रिस दरवाजा तोड़कर कार से यहाँ अंदर आ जाता है और कार से एक आदमखोर का काम तमाम कर देता है। वहीं दूसरा आदमखोर भी एक नुकीले तीर से मारा जाता है। अब जैसे ही क्रिस जसी की रस्सी खोलकर आगे बढ़ता है, वैसे ही यहाँ पर एक आदमखोर इस पर हमला कर देता है। क्रिस को मरता हुआ देखकर जसी पास में रखे तीर को उठाती है और इस आदमखोर को भी अलविदा कर देती है और फिर यह दोनों इस घर से बाहर आ जाते हैं। बाहर निकलकर क्रिस की नजर पुलिस की गाड़ी पर पड़ पड़ती है, जिसके फ्यूल इंजन पर क्रिस शूट करता है और एक जोरदार धमाका होता है और यह घर भी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद ये दोनों गाड़ी से उसी कच्चे रास्ते पर निकल जाते हैं और गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। गैस स्टेशन का मालिक इन्हें देखकर दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। क्रिस यहाँ लगे मैप को उतारता है और यहाँ से चला जाता है और यह मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपने नहीं कमेंट नहीं किया तो कर देना। तो मिलते हैं हमारी अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।